गाड़ी रोकना। महेश, फिर क्या हुआ तुम्हें? बड़ी चुप्पी साधे बात कर रहे हो। पहले थोड़ी सी घूंट भर पीने से यह सफ़र अच्छा नहीं लगेगा, यानी नहीं जमेगा। इसलिए हम तुझसे यह आग्रह कर रहे हैं कि तू सामने आ रहे ढाबे के पास गाड़ी रोक। तापस ने कहा कि अगर तू यहाँ नहीं ठहरेगा तो फिर हम सब मिलकर कल रात संबलपुर पहुँचने पर तेरी जेब बिल्कुल खाली कर देंगे। वे 4 शख्स थे: अनिल, सुरेंद्र, महेश और तापस। अनिल नामी गिरामी सीमेंट कंपनी का C&F एजेंट था। वह इज्जतदार और रईस था। सुरेंद्र, महेश, तापस तीनों इसके साथ जा रहे थे। वे सब अनिल की तरह बहुत पैसे वाले न होने पर भी अमीरी में किसी से कम नहीं थे। वे कटक से वापस घर की ओर लौट रहे थे। सीमेंट कंपनी के मैनेजर समीर महापात्र का विवाह था। विवाह का स्वागत सत्कार खूब जम रहा था। दावत भी खूब लजीज थी। इस शादी में जो शानदार खाना मिला था, शायद 100 शादी की दावत में भी ऐसा खाना नहीं मिला होगा। फिर भी पार्टी शराबाखोर तापस के लिए जची नहीं थी। वो महापात्र बाबू के कानों पर झुककर खुसुर फुसुर कर कहने लगा, सर, सब कुछ बेहतरीन है, मगर मुझे थोड़ी सी जची नहीं। महापात्र बाबू एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम ये सब जुबान पर मत लाओ। मेरी माँ पुराने ख्याल की है। हमारा परिवार संस्कारी है। तुम्हें जाते वक्त जो करना है, कर लेना। इसलिए तापस थम सा गया था। अनिल सबके सामने शरीफ बनता है, सिर्फ रुपयों को पहचानता है। वह मारवाड़ी लड़का होकर भी ओडिया दोस्तों के बीच सिर्फ ओडिया में ही बातें करता है। ओडिया परिवार वालों के साथ बातचीत करते वक्त वह तनिक भी हिंदी नहीं बोलता था। उसने समीर बाबू की पत्नी को एक सोने का सेट दिया था, जिसमें सोने का हार, कर्णफूल व अंगूठी थी। अनिल के नक्शे कदम पर सुरेंद्र ने भी सोने का सेट दिया था। महेश और तापस दोनों ने मिलकर टेप रिकॉर्डर दिया था, जिसका मूल्य तकरीबन 7,000 रुपये से कम नहीं होगा। भेंट देने के मामले में कोई किसी से कम नहीं था। अनिल ने बातों ही बातों में पूछा, महापात्र बाबू, दावत में बावर्ची कहाँ से लाए थे? इतना लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया। तापस ने कहा, बावर्ची कटक का है। अब भी कटक के बावर्ची कमाल दिखाते हैं। भुवनेश्वर सिर्फ नाम की राजधानी है। वैसे तो मैंने सट्टे भी डाला है कि भुवनेश्वर के पंचतारा होटल से भी यहाँ बेहतरीन खाना है। कटक के 1000 सालों के पुराने रिवाज को कोई तोड़ नहीं सकता। सुरेंद्र ने कहा, इसलिए मैं अक्सर कटक शहर को पसंद करता हूँ। महेश, अच्छा सुरेंद्र, अपने लड़के की शादी में तू कटक के बावर्ची को ही बुलाएगा? हाँ, यकीन से। इसलिए तुम सब दुआ करो कि वह सबसे पहले अच्छी तरह पढ़ाई करे। इसके बाद वह अच्छा लड़का बनकर अच्छी लड़की को पसंद कर ले। कहीं तुम पसंद नहीं करेंगे क्या? आजकल के छोकरे, सबसे पहले उनकी पसंद को तस्सबुर देना पड़ेगा। फिलहाल तेरे लड़के की उम्र कितनी है? 10 साल। अभी 5वीं में पढ़ रहा है। तब तो और 15 साल के बाद सोचेंगे। तापस ने फिर एक बार महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है। बस और नहीं रह सकता। महेश ने कहा, तुझे चाहिए कि नहीं? हमें चाहिए। तू गाड़ी कहाँ ठहराएगा? ढाबा आने दो। इतनी जल्दबाजी क्यों? अनिल, तू क्यों चुप होकर बैठा है? तापस ने साथ देते हुए कहा, तुझे माल्ट शराब नहीं चाहिए? महेश, अरे वो तो असली माल्ट चीज कैसे कमाएगा, वही सोच रहा है। अरे भाई, ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? उसका एक स्वतंत्र क्रशर यूनिट है। अनिल ने हंसकर कहा, 2 नंबर के पैसे कमाने का नशा बड़ा ही विचित्र है। आजकल के लोग को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। सुरेंद्र, अच्छा, तू दूसरों का घर उजाड़ रहा है। अनिल, तू बेटा सिर्फ शराफत दिखा रहा है। मैं ईंट सीमेंट का घर तोड़ रहा हूँ। तू साला इंसानों के दिलों को तोड़ता है। उस छोकरी के साथ तेरा चक्कर क्या है? बरगढ़ू में तेरे जो नई दुकान खुली है, वही जो है। तू इज्जत देकर बात करने कर सलीका नहीं सीखा है क्या? कह दे तिथि। उसका नाम तो तुझे अच्छी तरह पता है। यानी कि तेरी नज़र वहीं पर लगी है, वरना उसे लेकर तू क्यों ऐसे उछल रहा है? तेरी तरह तो मैं कभी उसे गाड़ी में बैठाकर हीराकुद डैम की ओर नहीं चला। मैं तेरी दुकान की ओर गया था। वह बदन झुकाकर कंप्यूटर ठक ठक कर रही थी।
मुझे थोड़ा सा बदन उठाकर भी वह नहीं ताक रही है रे। पुकारने पर ताक रही थी। वह बड़ी सयानी है। महेश सिर्फ इतना नहीं, मैं एक बार अपने गांव से आए हुए रिश्तेदार के साथ घंटेश्वरी देवी मैया के पास गया था। उस वक्त सुरेंद्र को देखा। वह उस लड़की का हाथ पकड़कर बहुत दूर खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहों में जकड़ रहा था। तापस, और क्या देखा है, बताना। उसके बाद वह चुप। शैतानी लड़की ने पलटते हुए उसके सीने पर सिर रखा था। ये तो सिर्फ एक पलकों का मंजर था। मैं सिर्फ दूर से देख रहा था तो जान सका। हम दुकान पर जाएं तो न पहचानी सी ताकती है। इसके अलावा वह अंदर में पूरी तरह राधा बन रही है। अनिल, क्या ये बात भाभी जानती है? महेश 40 साल के बाद भाभी से बेटे का मन नहीं रमता होगा, इसीलिए नया नया शिकार पकड़ रहा है। अनिल, तू ये सब किसी के सामने जिक्र मत करना, नहीं तो वह देवदास बन जाएगा और अपने काम से जी चुराएगा। महेश, इसलिए बेटे की दुकान पीछे पड़ी है। मैंने सोचा, क्या राज है? अब जो नशा जकड़ा हुआ है उसे और कौन सा नशा पकड़ेगा? अनिल, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि लड़की कंप्यूटर चलाएगी, हिसाब किताब रखेगी, इसलिए मुझे उसकी जरूरत होगी। महेश, अगर इतने दिनों तक तुम सब किसी को नहीं पकड़ पाए तो इसके लिए क्या सुरेंद्र को अपराधी मान लिया जाएगा? इतने समय तक सुरेंद्र चुप्पी बरत रहा था। जुबान पर ताला मारने के बाद बोला कि मैं उसे जबरदस्ती लाया था क्या? मेरा उद्देश्य समझने के बाद ही वह मेरे साथ गई थी। तापस, देख महेश, तुझे कोई रोक नहीं रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि तू सहन नहीं कर पाएगा। तू कलकत्ते में रंगमहल की ओर क्यों गया था? तू कौन सा शरीफ है? महेश, तू बात का बतंगड़ बना रहा है। बता कि तू कौन सा भला मानुस है? अपने माँ बाप की तू कभी पूछताछ करता है क्या? आज तक तू अपनी माँ को इज्जत देना नहीं सीखा। माँ की बात आते ही वह चुप गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि छोड़ो इन आवारा शराबी सौदागरों को। यदि उसकी माँ के प्रति कुछ कहा जाए वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसकी माँ घर में नहीं है, अनुज के घर गई है। वह क्या कर सकता है? उसकी पत्नी ने पूरी जिद पकड़ी हुई है कि तुम दो भाई हो, सिर्फ तुम अकेले क्यों माँ की देखभाल करोगे? आखिर उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अनुज को भी माँ की खातिर कुछ करना चाहिए। हर महीने के 15 दिन वह रखे और बाकी 15 दिन हम रखेंगे। इस उम्र में माँ कुछ भी बता नहीं सकती, बड़ी अधीर हो पड़ती है। फिर भी ओठ मौन रह जाते हैं। उसकी पत्नी बड़ी कड़वी बोलने वाली है, इसलिए माँ को इस उम्र में जुबान खुलकर उसे कहने में बड़ी मुश्किल होती है। माँ को उच्च रक्तचाप है, वह डर जाती है। देवी प्रतिमा सी माँ उसकी बेबस जिंदगी से बचने की याचना करती है। वह दुरुस्त रहने पर कुछ कर पाएगी, सुस्त नहीं है जो किसी के साथ झगड़ा मोल लेगी। हर पल माँ देखती है उसकी वही कड़वी बोली और तिलमिलाती हुई सिकुड़ता बदन, पर जुबान नहीं खोल पाती। माँ को रखने पर उसकी पत्नी न जाने कितना झगड़ा मोल लेगी। वह क्या कर सकता था, और वह अपनी पत्नी के पास बेबस, बेजुबान और बेजान लकड़ी बनते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर जाता था। इस वक्त उसकी मर्दानगी की ताकत न जाने कहीं दूर की बात बनकर रह जाती है। उसका अपना थोड़ा सा वजूद जो माँ के लिए रहना चाहिए, उसे भी पत्नी दबोच लेती है। जुबान खोलने पर वह बहुत कुछ हार सकता है। माँ ने क्या सोचा होगा कि किसी दिन उसका ये बुरा हाल हो जाएगा। उसके अपनी पत्नी से कुछ कहने की कोशिश करने पर माँ उसे कुछ न कहने की हिदायत देती है। रहने दे बेटा, तू क्यों परेशान होगा, मैं रमेश के घर चली जाऊंगी। किसी भी दिन उसे रोश में नहीं देखा, शोरगुल करते नहीं देखा, जवाबतलब करते भी कभी नहीं देखा। हालात के साथ माँ अपने आप को मना रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद वह कैसे एक नामर्द की तरह उसे कुछ न कहकर देखता रहता है। सुरेंद्र ने इसी पल मुस्कुराकर कहा, देख भाई, फिलहाल हम सब कैसे लजीज दावत उड़ाकर आए हैं। कैसी हसीन रात, आकाश में कितने सितारे हैं, कैसी बेहतरीन हवा बह रही है, कितनी हर्षित लग रही है न। तुम ऐसी बातों से गप्पे मार रहे हो या झगड़ा मोल रहे हो, मैं समझ नहीं सकता। देखो, आगे ढाबा आ रहा है, वहीं से कुछ लोगे क्या? वाह,
देवदास वाह। महेश हो होकर हंस पड़ा। अब भी तापस गुमसुम बैठा है। माँ का जिक्र आने पर तापस कुछ कहना पसंद नहीं करता, इसलिए तापस ने अब भी कुछ नहीं बताया। ढाबा आने पर चारों कुछ घूंट पीने के लिए पहुंच गए। वे सब राजकीय अंदाज में चल रहे थे। सबको ढाबे में कुछ मन मुताबिक पीना मिल गया था। सुरेंद्र ज्यादा नहीं पी सकता था, उसने सिर्फ लबों पर छूकर गले को तर कर लिया। वे सब पीने में दिलचस्पी ले रहे थे। अब तक अनुगुल नहीं आया था और 4 घंटे के बाद वे संबलपुर में पहुंचेंगे। आखिर पीने के बाद आधे घंटे में गाड़ी पर वापस लौट रहे थे। शायद रात की गहराई बढ़ रही थी, इसलिए कोई कुछ बात नहीं कर रहा था और सबका नशा थम सा गया था। शायद इसी वजह से सबको झपकियां भी आने लगी थीं। सुरेंद्र का SMS साइलेंट में था। सहसा मोबाइल में रोशनी आने पर देखा कि तिथि का SMS आया था। तुम अब कहाँ हो? मुझे बेचैनी हो रही है। तुम्हें नींद आ रही है क्या? कैसे आएगी? अक्सर तुम्हारा चुलबुला मन किसी के पास उड़ रहा है। तुम निश्चल रहोगे तो मुझे नींद आएगी। हाँ, तुम्हारा मन किसी के पास है या और कुछ? मेरा मन सिर्फ तुम्हारे पास। सुरेंद्र के सीने में इस वसंत रात की मलय बयार लग रही थी। शबनम टपक रही थी। फरवरी महीने में वन से शाल फूलों की खुशबू फैल रही थी। ओह तिथि, मेरी शुरुआती जिंदगी में तुम क्यों नहीं आई? काश मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ला सकता तो कितनी हसीन होती। मेरे पत्नी होने से आज तुम ऐसा प्यार भरा SMS नहीं लिख रहे होते। अगर तुम लिखे भी होते तो तब तुम्हारा अल्फाज ही बदल जाता कि फिलहाल बेटा नटखट हुआ है क्या, वह सोया है या नहीं, आज ट्यूशन गया था क्या, वगैरह वगैरह। SMS देखकर सुरेंद्र मन ही मन स्मित हास्य ले रहा था। तुम पक्का गृहिणी की तरह लिख रही हो। रहने दो ये सब दुनियादारी की बातें, प्यार भरी बातें करो, कुछ पल मन को बदलने दो। ओह तिथि, आई लव यू। मैं सिर्फ वही सोच रहा हूँ कि कैसे रात बीतने पर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। अचानक इसी वक्त गाड़ी डगमगाने लगी। वह तापस के ऊपर गिर पड़ा। तापस को बगल में धक्का लगते ही वो महेश पर चिढ़ने लगा। अरे भाई, ठीक से गाड़ी चलाओ, हमें मारना है क्या? अनिल टहलने पर भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। इस बात को लेकर सुरेंद्र डर गया था कि शराबी क्या कुछ कर जाएगा तो आखिर क्या होगा। उसने सोचा कि पहले किसी शहर में गाड़ी रोकने के लिए कहूँगा और होटल बुक करके एक रात सोने पर कल सवेरे हम सब जल्द रवाना हो जाएंगे। यही सोचकर उसने महेश को पीछे से अनुगुल में गाड़ी रोकने के लिए कहा। तू और गाड़ी चला नहीं पाएगा, हमें कल सुबह जाना है। तू जैसा चला रहा है मुझे डर लग रहा है। तू रुक, मैं ड्राइविंग में माहिर हूँ। मैं पक्का तुझे तेरे मुकाम तक पहुँचा सकता हूँ। सुबह जाकर माशूक के पास सोते रहना। महेश, तुझे बात करने की तमीज नहीं है। अभी तू मुझे तमीज मत सिखा। इसी पल पहले से ही ट्रक उनके गाड़ी पर धक्का लगाया। महेश जल्द ही स्टीयरिंग घुमाने लगा। आखिर पलक झपकते ही गाड़ी घूमती हुई अंधेरे में किसी खेत में गिर पड़ी। पलकों का वही मंजर, उसका सीना धक धक करने से पहले गाड़ी उलट गई थी। सुरेंद्र अंधेरे में जमीन पर गिर पड़ा था। उसके पैर में जोर से चोट लगी थी। वे तीनों और गाड़ी कहाँ थी, उसे ये भी घने अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं से वो सूक्ष्म क्षयशील आर्तनाद आ रहा था। उसे यकीन हो रहा था कि वे सब जिंदा हैं। उसकी कमर में मोबाइल बंधा हुआ था। देखा कि सही सलामत है। सबसे पहले उसने समीर बाबू को फोन किया। सर, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। हमारी गाड़ी खाई में गिर गई है। मैं जमीन पर छिटक कर गिर पड़ा हूँ। वे सब गाड़ी के अंदर ही हैं, पर मुझे ये कौन सी जगह है पता नहीं चल रहा है। मैं किसी भी तरह घसीटते हुए रास्ते के बगल में आ गया हूँ और हाथ दिखाने पर कोई गाड़ी नहीं रोकता है। क्या करूँ सर, कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। वे सब समीर बाबू की शादी की दावत खाकर वापस लौट रहे थे और यह हादसा हो गया था। समीर यह खबर सुनते ही घबराने लगा। उसकी बाहों में नई दुल्हन थी। उसे बाहों से धकेलकर दरवाजा खोला और नीचे की ओर दौड़ आया। शादी के माहौल में घर में कोई सोया नहीं था।
वो यकायक कांपने लगा और माँ को आवाज लगाई, माँ माँ। अनिल बाबू, क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उन्हें कहा था कि यहीं आज रात रुक जाओ, फिर भी बात नहीं माने। अब क्या हो सकता है? अनुगुल से पहले ये कौन सी जगह घने अंधेरे में पता नहीं चलता। सुरेंद्र रास्ते में खड़ा है, किसी से कुछ मदद मिलने की उम्मीद में है। रात के सन्नाटे में गाड़ी कोई भी नहीं रोकता है। ऐसी मुसीबत में इंसान ही इंसान के मददगार नहीं बनते। तुम घबराओ मत, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। देखो, कुछ नहीं होगा। उनको तुरंत सहायता करने के लिए समीर ने अनुगुल के डीलर आए बाबू के साथ बात की। उन्हें जितना जल्द हो सके अनुगुल के अस्पताल में भर्ती करने के लिए हिदायत भी दी। समीर की ऐसी हालत को उसकी नई दुल्हन देख रही थी। वह रात के बाद सुबह होते ही अनुगुल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। जो बंदोबस्त होना चाहिए वही करने के लिए वह समझा रहा था। वैसे तो अनिल बाबू के पास पैसों की कमी नहीं थी। एक अच्छे दोस्त होने के नाते सुरेंद्र को समझाने की पूरी कोशिश की थी। अनुगुल के सीमेंट एजेंट से पूछते हुए इसी रात में ही पहुंच चुका था। किसी को रुकने की उम्मीद में सुरेंद्र वैसे ही हाथ हिलाता रहा था। अनुगुल के सीमेंट एजेंट बचाव कार्य करने के बाद उनको अनुगुल अस्पताल में भर्ती कराया। रात के बाद सुबह होते ही उन्हें बुर्ला मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे। सभी बुरी तरह जख्मी हुए थे, सिर्फ सुरेंद्र ही जीते जी सही सलामत है। सुरेंद्र को पैरों में चोट आई थी। ताज्जुब की बात है कि सुरेंद्र का दिल इसी वक्त वहीं देवी रुपेन माँ के पैरों में झुक गया। आंखें मूंदते ही उसे समीर बाबू की माँ की चितवन सामने आ जाती है, जो वापस लौटते वक्त रिसेप्शन हॉल में बैठी हुई थी। वह व्यक्तित्व भरा स्नेहमयी माँ का रूप देखने पर उसका अंतर्मन श्रद्धा भक्ति से स्वतः प्रवृत्त उमड़ पड़ा था। उसे वैसा कुछ महसूस हुआ था। पैर छूकर अशेष भक्ति से उसने प्रणाम किया था। बेखौफ दोनों हथेली सुरेंद्र के सिर को थमाई थी और सहलाती हुई उसी पल उन्होंने कहा था कि बेटा, हमारे घर फिर आते रहोगे। अभी तुम न जाने से हो नहीं सकता है क्या? आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ न। शायद उसके सिर पर उसी हाथ का आशीर्वाद था, इसलिए उन्हीं हाथों ने धर्म के मूर्तिमान बनकर उसे सुरक्षा दी। इसी भावावेश में सुरेंद्र की आंखें सजल हो उठी थीं। समीर विचलित होकर सुबह अस्पताल पहुंच गए थे। सुरेंद्र समीर को आलिंगन करते हुए जोर से रो पड़ा। सर सर कहते हुए उसका गला रुंध गया था। उसने जीवन बचने के आनंद से और जीवन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए समीर के पैर छूकर माथे से लगाया था। उसका प्राण नव उन्मेष के साथ लौटते हुए भरसक प्रफुल्लित हो रहा था। यह क्या सुरेंद्र बाबू, मेरे पैर मत पकड़ो, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ। ऐसी बात मत कीजिए, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आने से पहले मैंने आपकी माताजी के पैर छूकर प्रणाम किया था। समीर बाबू, आपकी माँ सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है। एक वृद्धा, सिकुड़ी चमड़ी वाली, पके केश धारिणी, सदा जराग्रस्त होकर भी बेकार नहीं है। हमारे जीवन के हर मोड़ पर माँ सिर्फ माँ ही है, जननी है। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादप गरियसी। उसकी बेखौफ पनाह, दुआ, आंचल और वजूद बहुत विशाल है। चाहे जो भी वक्त हो, जो भी जगह हो, वह तुम्हें सुरक्षा देकर रख सकती हैं। इसलिए माँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए दो भाइयों का हिसाब किताब नहीं है। माँ कितने दिन किसके साथ रहेगी, किसने कितना खर्च किया, आज मुझे एहसास हो गया है कि माँ का प्यार क्या है। कल उन सबको संबलपुर या बुर्ला शिफ्ट करते हुए मैं निश्चित ही आपके घर माँ के पद धूल लेने के लिए जरूर जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद ने आज मुझे इतने बड़े हादसे से उबारा और बचाया है। समीर की आंखों में भी आंसू भर आए। तापस बड़ी बड़ी आंखों से देखता दुनिया की बातों को सुन रहा था। सुरेंद्र को उसकी ओर देखते ही उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने स्पष्ट देखा कि किसी एक दिल की तड़प में उसके बदन की मांसपेशियां कितनी सिकुड़ रही हैं। सुरेंद्र ने महसूस किया कि तापस को फिलहाल उसकी माँ की बातें शायद बहुत ही याद आ रही हैं।